गोल्ड मेकिंग सीक्रेट हाउस। मधुरा नगर नाम के गांव में सुरेश और नरेश नाम के दो चोर रहते थे। वो गांव में छोटी मोटी चोरियां करके अपना जीवन गुजारते थे। एक दिन दोनों चोरी करने के लिए जाते हैं कि तभी उधर से बाइक पर एक नए शादीशुदा पति और पत्नी आ रहे थे। बाइक के पीछे बैठी पत्नी के गले में चैन चमक रही थी। जैसे ही वो दोनों सुरेश और नरेश के करीब आ रहे थे, ये दोनों दूसरी बाइक पर जाते हुए उस औरत के गले में से चैन खींचने की कोशिश करते हैं कि तभी वो औरत जोर से सुरेश को खींचती है। सुरेश को पत्नी, नरेश को पति, दोनों मिलकर खूब जमकर धुलाई करते हैं। अरे वो कमबख्त इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी उसे चोरियां करते हुए शर्म नहीं आती। अरे दीदी, गलती हो गई मुझसे। मेरा हाथ आपके गले से लग गया, माफ कर दीजिए दीदी, माफ कर दीजिए मुझे। ये कहकर वो पिटाई करता है। इतने में वहां पुलिस आती है। क्या हुआ? इस कमबख्त चोर ने मेरे गले की चैन खींचने की कोशिश की है सर। मैं देख लूंगा, आप लोग जाइए। वो पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। अरे ऐसी छोटी छोटी चोरियां करके कैसे जियोगे? सर वो क्या है कि एक काम करो, पास के गांव में एक पुरानी हवेली है। उस हवेली में बहुत सारा सोने का खजाना है। लोग अलग अलग कहानियां सुनाया करते हैं इस बारे में। अगर तुम लोग उस खजाने को ढूंढ लोगे तो हम तीनों की लाइफ सेट हो जाएगी। क्या कहते हो? सर, आप जैसा पुलिस अगर स्टेट में एक भी हो तो हम जैसे चोर आराम से जी लेंगे। बातों से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाओ। ठीक है सर। ये कहकर सुरेश और नरेश दोनों उस पुरानी हवेली में जाते हैं। उस हवेली में सच में उन लोगों को सोने का खजाना बोरियों में मिलता है। उसे देखकर, अरे सच में यहां तो सोने का खजाना है। चल जाकर के पुलिस वाले को हम इसमें से आधा हिस्सा उन्हें दे देते हैं। अरे ओ कम अक्ल इंसान, इसी वजह से ही तुम पीछे हो। ये सब सोना हम खुद ही रख लेंगे। अगर पुलिस वाले ने पूछा तो कह देंगे कि खजाना नहीं मिला। ये कहकर वो दोनों उस खजाने को एक सीक्रेट हाउस में ले जाते हैं और वहां उसे रखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। हम इन सोने के सिक्कों को पिघलाकर यहीं तरह तरह के आभूषण बनाकर उन आभूषणों को पास के शहर में बेच देंगे। अरे सुपर आइडिया है यार। ये कहकर वो उन सोने के सिक्कों को सीक्रेट हाउस में एक बड़े से बर्तन में डालकर पिघलाते हैं और उससे तरह तरह के आभूषण बनाकर उन आभूषणों को दूसरे शहर में ले जा रहे थे कि तभी उन्हें पुलिस वाला देख लेता है। क्यों रे? मैंने तुम लोगों को कुछ काम दिया था, हुआ क्या वो? सर, उस हवेली में मकड़ी के जाल और धूल के अलावा और कुछ नहीं था। सोने का खजाना भी नहीं था सर। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या करने का इरादा है? कुछ ना कुछ तो मेहनत करके जी ही लेंगे सर। अब हम ये चोरियां छोड़ने का सोच रहे हैं। ठीक है, आगे से अच्छे इंसान बनकर जियो। ये कहकर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। पुलिस वाले के जाते ही सुरेश और नरेश फिर से उस पुरानी हवेली में जाकर खजाने की थैलियां लेकर सीक्रेट गोल्ड मेकिंग हाउस में लाते हैं। उन पुराने सोने के सिक्कों को एक बड़े से बर्तन में डालकर उन्हें पिघलाते हैं और सोने के आभूषण बनाकर वहां से निकल ही रहे थे कि पुलिस वाला वहां आ जाता है। मैंने तुम लोगों को रास्ता बताया था कि तुम लोग लोगों के धन को चुराना छोड़ दोगे, पर तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। तुम लोगों को मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा। चलो पुलिस स्टेशन। सर प्लीज हमें 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 माफ कर दीजिए सर। तुम लोगों को माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो क्या कह रहे थे तुम लोग कि कुछ ना कुछ काम करके काम चला लेंगे? हाँ, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। ये कहकर पुलिस वाला सुरेश और नरेश को जेल में डाल देता है और उस पुरानी हवेली में जाकर वहां के खजाने को लाकर उस सीक्रेट गोल्ड मेकिंग हाउस में सोने के सिक्कों को पिघलाकर उनसे आभूषण बनाकर उन्हें बेचकर आए हुए पैसों को वो अनाथ बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी हानि पहुंचाए बिना एक अच्छा काम करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड जादुई हीरा।
रसुलपुरा टाउन में अभिषेक अपने पिता सोमेश्वर को कार में बिठाकर एक जंगल में लेकर आता है। सोमेश्वर समझ नहीं पाता उसका बेटा उसे जंगल क्यों लेकर आया। यही बात अपने बेटे से पूछता है। क्या रे अभी, जंगल में क्यों लेकर आए? पापा, इस जंगल में एक अंडरग्राउंड जगह पे एक जादुई हीरा है, आपको उसे ढूंढना है। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर इस जादू हीरे का क्या काम? जादुई हीरे से हम लोगों को अद्भुत शक्तियां मिलेगी। उससे हम बहुत सारी चीजें पा सकते हैं और माँ को भी जिंदा कर सकते हैं। ऐसा कहकर सोमेश्वर को जंगल में छोड़कर कार लेकर अभिषेक वहां से चला आता है। अभिषेक के जाने के बाद सोमेश्वर सोचता है, समझ में आ गया बेटा, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं। जादुई कहानियां सुनाकर मुझे यहां छोड़कर चले गए हो। अभिषेक कार ड्राइव करते हुए घर लौट रहा था। इतने में उसका फोन बजता है। तुमने तुम्हारे पिताजी को छोड़ दिए हो या नहीं? हाँ, मैं घर लौट रहा हूँ। हाँ, लौटते समय रास्ते से कुछ खिलौने लेकर आना। आपका बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा है। अभिषेक खिलौने लेकर घर पहुंचता है। उस रात पूनम की रात होती है। एक चमकता हुआ हीरा आकाश से जमीन पर आता है। जंगल में पेड़ के ऊपर बैठा सोमेश्वर उस चमकते हुए हीरे को नीचे आते हुए देखता है और वो एक बड़ा सुरंग बन जाता है। सोमेश्वर पेड़ से नीचे उतरकर सुरंग के अंदर अंडरग्राउंड में जाता है। वो देखता है कि जादुई हीरा चमक रहा है। तब जादुई हीरा उसे कहता है, कहो महान आदमी, आपको क्या चाहिए? हीरे को बात करते हुए देखकर सोमेश्वर शौक से आंखें चार कर देखने लगता है। वो कहता है, तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं सारी भाषाएं जानता हूं। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कोई महान नहीं हूं। बहू, बेटा और पोता होने पर भी अकेला जीने वाला गरीब हूं। मैं तुम्हें धनवान कर दूंगा। तुम मेरे घर की रखवाली करोगे? लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि घर की रखवाली करोगे या नहीं। हाँ, करूंगा, लेकिन बताओ घर कहाँ है? जादुई हीरा बहुत बड़ा हो जाता है। सोमेश्वर हैरान होकर देखते ही रहता है। हीरे को लगा एक दरवाजा खुलता है। सोमेश्वर के पास सीढ़ियां आती है। सोमेश्वर उन सीढ़ियों पर चढ़कर घर के अंदर जाता है। सारा घर चमकते रहता है। वहां पर डायमंड की कुर्सी, डायमंड का डाइनिंग टेबल, डायमंड का सोफा, इस तरह सारी चीजें डायमंड के साथ चमकती रहती है। 2 नौकर भी रहते हैं। वे सोमेश्वर को देखकर नमस्कार करते हैं। सोमेश्वर भी उनका नमस्कार करता है। सारा घर घूम फिर कर हीरे से कहता है, यह अंडरग्राउंड डायमंड का घर तो बहुत ही अच्छा है। आज से तुम यही रहोगे। इतनी अच्छी सुविधाएं है, मैं यही रहूंगा। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए। वहां डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार है। सोमेश्वर डाइनिंग टेबल के पास जाकर देखता है तो गरम गरम चावल, चिकन, मटन, फिश, अंडा, इस तरह के सारे तरह तरह के पकवान रहते हैं। सोमेश्वर जी भर के खाना खाता है। फिर डायमंड बेड के ऊपर जाकर सो जाता है। सोमेश्वर सपने में अपने पोते को दादाजी दादाजी चाहिए कहकर कहते हुए देखता है। सोमेश्वर नींद से चौंक कर उठ जाता है। बाद में वो कहता है, ओ जादुई हीरे, एक बार मैं अपने पोते को देखकर आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी को साथ लेकर मत आना। इस तरह कहकर जादुई डायमंड कार के रूप में बदल जाता है। रास्ते में हरे भरे खेत, बाकी मनुष्य और गाड़ी को जाते हुए देखकर वो खुश होता है। घर के आगे खेल रहा पोता अरुण कार को देखकर अपने माता पिता को बुलाता है। अभिषेक और मालिनी वहां आकर डायमंड कार को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोमेश्वर कार से नीचे उतर कर आता है और अमीर बन गए अपने पिता को देखकर अभिषेक शॉक हो जाता है। पोता अरुण कहता है, दादाजी, बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? इस तरह अरुण के नजदीक आने पर सोमेश्वर प्यार से अरुण को गोद में लेकर प्यार करने लगता है।
मालिनी अपने पति अभिषेक को अंदर ले जाकर कहती है, अभी तुम्हारे पिताजी से पूछो कि यह कार और कि इतना सब कुछ कहाँ से मिला। हम पिताजी को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिए थे। सब कुछ जानकर अब क्या करेंगे? कैसे बेवकूफ बातें करते हो जी। देखा नहीं तुम्हारे पिताजी ने कितना सारा पैसा हमसे छुपा कर रखा है। जंगल में ही छोड़ आए हो ना। अभिषेक चुपचाप सुनते रहता है। सोमेश्वर अपने पोते के साथ थोड़ी देर खेलकर वापस जादुई डायमंड कार में बैठकर अंडरग्राउंड डायमंड घर पहुंच जाता है।